Okay, good morning, student. Can you able to hear me? Okay, good morning to all of you. See, in the last lecture, हमने किया था discovery of electron and discovery of proton. Now today we'll start with discovery of neutron. So I'll have the next heading here is discovery of व्हिडिओ ऑन आहे रे, दिसतोय का रे बाकीच्यांना व्हिडिओ? हो सर दिसतोय. येस सर. एक मिनिट, सगळ्यांना दिसतोय का बघा रे, बाकीच्यांना दिसतोय व्हिडिओ? सगळ्यांना दिसतोय का? ओके ओके ठीक आहे. Okay, so today we are starting with the discovery of neutron. Now see how the neutron has got discovered. मतलब सबसे पहले न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करने का उन्होंने क्यों सोचा? तो सबसे पहले मतलब क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 means hydrogen has proton 1 and electron also 1, because we know that कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, और उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे. लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम, मतलब निग्लिजिबल है. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल. मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम है. अगर आपको याद रहेगा एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, तो इलेक्ट्रॉन का मास था 0.00055 और प्रोटॉन का मास था 1.672, मतलब प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा था. तो दोनों का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब प्रोटॉन का 1, इलेक्ट्रॉन 1, बट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल. तो इसलिए हमें क्या सोचा कि कोई भी एटम का मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटम का मास प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे साइंटिस्ट को लगा. फिर उन्होंने दूसरा एटम लिया हीलियम, हीलियम He. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मतलब प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 2 मतलब प्रोटॉन 2 रहेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2. ऐसा उन्हें लगा कि अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उनके पास प्रोटॉन भी 2 होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी 2 होने चाहिए. लेकिन हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है. करेक्ट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल. तो प्रोटॉन का मास 2 यूनिट होगा और यहाँ पे. करेक्ट. तो अगर मुझे कंपेयर, इफ आई वांट टू कंपेयर द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ हीलियम, तो कैसा होना चाहिए था? द मास ऑफ हीलियम should be 2 times of mass of hydrogen. मतलब ऐसे साइंटिस्ट ने पहले सोचा था कि अगर इसके पास एक प्रोटॉन है और इसके पास 2 प्रोटॉन है, क्योंकि यहां पे भी क्या रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल. यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल रहेगा. इसका मतलब अगर मैं प्रोटॉन का, मतलब तो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास अगर हमें 1 मिलेगा, तो हीलियम का मास, मतलब हाइड्रोजन का मास अगर मुझे 1 मिलेगा, तो सॉरी, हाइड्रोजन का मास अगर मुझे 1 मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा, तो हीलियम का मास कितना होना चाहिए, 2. मतलब मास ऑफ हीलियम शुड बी 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन. मतलब हीलियम का मास हाइड्रोजन के 2 टाइम्स होना चाहिए. लेकिन तो उन्हें ऐसा लगा कि मतलब, बट बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि साइंटिस्ट में जब एक्चुअली वे किया, तो जब उन्होंने वेइंग, ऐसा वेइंग पैन लिया और एक जगह यहाँ पे ऐसे उन्होंने एक हाइड्रोजन रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे हीलियम रखा, हीलियम. तो उन्हें क्या लगा कि 2 हाइड्रोजन का मास
और एक हीलियम का मास इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो इसीलिए मुझे हाइड्रोजन भी कितने यूज करेंगे, 2, तो ऐसा दोनों का मास इक्वल आना चाहिए था। लेकिन उन्हें क्या पता चला, नहीं, हीलियम वाज स्टिल मोर हेवियर, मतलब हीलियम का मास 2 हाइड्रोजन एटम से भी ज्यादा था, मतलब इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं मतलब कैसे आया फिर मास, तो दोनों, अगर 2 प्रोटॉन और हीलियम को कंपेयर जब उन्हें कर दिया, तो हियर द मास ऑफ द हीलियम वाज स्टिल हायर देन द मास ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम। ओके, मतलब अगर हम लोग कंपेयर करने जाए कि अगर प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब मास ऑफ द हीलियम शुड बी 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग ऐसा इक्वल आना चाहिए था। अगर एक साइड में मैंने हीलियम रखा और यहाँ साइड में मैंने अगर दोनों प्रोटॉन रखे, हाइड्रोजन रखे, तो ये मास इक्वल आना चाहिए था। लेकिन उनको क्या पता चला कि हीलियम का मास हाइड्रोजन से ज्यादा था। तो हीलियम का मास, मतलब अभी इसके 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन, और हीलियम के पास भी 2 प्रोटॉन, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए था। लेकिन दोनों का मास इक्वल नहीं आया। इसका मतलब कि साइंटिस्ट ने सोचा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ तो और एक पार्टिकल न्यूक्लियस, कुछ तो और एक पार्टिकल एटम के अंदर है, एंड दैट मतलब उन्होंने उसको ऐसा उत्साहित किया कि नहीं, कुछ तो एटम के अंदर है, उसको डिस्कवर करना चाहिए। एंड फिर दैट पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, मतलब न्यूट्रॉन को किससे डिस्कवर कर दिया, जेम्स चैडविक ने। क्योंकि वो डाउट उनके दिमाग में कैसे आ गया, क्योंकि आपको बहुत पहले साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर मैंने यहाँ पे 2 प्रोटॉन लिए तो 2 प्रोटॉन का मास 2 आएगा और एक हीलियम का मास भी 2 आएगा, दोनों इक्वल होने चाहिए थे। लेकिन उन्हें पता चला कि हीलियम का मास 2 प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन से भी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब हीलियम के अंदर या एटम के अंदर और भी कोई थर्ड पार्टिकल होना चाहिए, और वो थर्ड पार्टिकल डिस्कवर करने की कोशिश किसने की, जेम्स चैडविक ने। सो जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी है, द न्यूट्रॉन डिस्कवरी गोज बाय हुज नेम, जेम्स चैडविक। ओके, और जेम्स चैडविक। ना व्हाट इज द डिस्कवरी, उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी कैसे किया। तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद रहेगा, हमने रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट किया था। रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट किया था कि अगर कोई एलिमेंट अनस्टेबल रहेगा, कोई एलिमेंट अगर अनस्टेबल रहेगा, तो वो एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए 3 पार्टिकल्स एमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। और उसे हमें मालूम था कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड गामा रेज आर द न्यूट्रल रेडिएशन। ये हम लास्ट लेक्चर में किया था, करेक्ट। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव मटीरियल ले लिया, यहाँ पे उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या एमिट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज एमिटिंग विच पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उसने किसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया, ही अलाउ द अल्फा पार्टिकल्स टू स्ट्राइक ऑन द बेरिलियम प्लेट, बेरिलियम। he allowed the alpha particle to strike on the beryllium plate, बेरिलियम सिंबल इज बी। और उसके बाद बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे उन्हें जो रेज मिले, मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या एमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसके ऊपर अटैक कर दे, बेरिलियम के ऊपर। और अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, जो रेज मिले, यहाँ पे जो उनको रेज मिले, वो रेज के बारे में उन्हें स्टडी कर दिया। इस रेज के बारे में उन्हें स्टडी कर दिया और पता चला कि यहाँ पे जो उनको रेज मिल रहे थे, यहाँ पे जो रेज मिल रहे थे, दीज रेज, जो ये रेज थे, मतलब दूसरा एक एलिमेंट भी मिला और रेज भी मिले, बट यहाँ पे जो उनको जो रेज मिले, रेज या जो भी पार्टिकल मिला, दे वर नॉट गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो रेज थे वर नॉट शोइंग, not showing any deflection
in electric and मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो रेज, मतलब बेरिलियम के बाहर जो रेज निकले, ये रेज अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रखा, तो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ भी नहीं जा रहे थे और रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ भी नहीं जा रहे थे, मतलब यहाँ पे भी नहीं जा रहे थे, यहाँ पे तो स्ट्रेट जा रहे थे। तो रेज अगर यहाँ से स्ट्रेट जा रहे थे, इसका मतलब इस रेज के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसे पता चला कि ये जो रेज हमें मिल रहे हो कैसे है, न्यूट्रल है। ठीक है, दे आर नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये उनको पता है। उसके बाद इस रेस को उन्होंने क्या किया, इस रेस को दे अलाउ टू स्ट्राइक ऑन, तो उनको तो ये पता चला कि यहां से जो हमें रेस मिल रहे थे वो न्यूट्रल थे, ये जो रेस थे वो न्यूट्रल थे, न्यूट्रल थे। उसके बाद इस रेस को उन्होंने कहां पे स्ट्राइक कर दिया, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स मतलब मेणबत्ती, मोम, कैंडल। पैराफिन वैक्स का मटेरियल मतलब मोम, मेणबत्ती म्हणतो आपण। पैराफिन वैक्स के ऊपर ये रेस को उन्होंने पैराफिन वैक्स के ऊपर अटैक कर दिया, और पैराफिन वैक्स के ऊपर अटैक करने के बाद यहां से और एक पार्टिकल बाहर निकला, और एक पार्टिकल बाहर निकला। जो पार्टिकल था उसका चार्ज पॉजिटिव था और ये पार्टिकल प्रोटॉन था, और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था। मतलब जब न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल रेडिएशन को पैराफिन वैक्स के ऊपर अटैक कर दिया, तो पैराफिन वॅक्स में से, मोम में से और एक पार्टिकल बाहेर निघाला, मेणबत्ती सारख्या पदार्थामधून अजून एक पदार्थ बाहेर पडला आणि त्या पार्टिकलचा चार्ज पॉझिटिव्ह होता एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वर कॉल्ड एज अ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन पहले डिस्कवर हो चुके थे, फिर उन्हें पता चला कि प्रोटॉन का मास, मतलब अगर ये रेस किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो एक प्रोटॉन बाहर निकल रहा है एंड प्रोटॉन का मास तब हेवी था। मतलब अगर प्रोटॉन जैसा हेवी पार्टिकल बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसका मास भी ज्यादा होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तुम्हारा मोमेंटम का कंसेप्ट है, अगर कोई हेवी पार्टिकल दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो सामने से भी हेवी पार्टिकल बाहर निकलेगा। मतलब अगर ये रेडिएशंस यहाँ पे अटैक करके यहां से अगर हेवी पार्टिकल बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इनका जो मास है, इनका जो मास है वो इससे हेवी रहेगा, क्योंकि अगर इसका मास कम होता तो यहाँ पे अटैक करने के बाद ये इतना हेवी पार्टिकल बाहर नहीं निकलता। ये कंसेप्ट है, मोमेंटम का कंसेप्ट है, आपका फिजिक्स का कंसेप्ट है कि अगर इसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा तो ही वो यहाँ से हेवी पार्टिकल बाहर निकल सकता है, लेकिन इसका मोमेंटम अगर कम रहेगा तो यहाँ से स्मॉलर पार्टिकल बाहर निकलेगा। लेकिन उनको क्या पता चला कि जो पार्टिकल यहाँ पे बाहर निकला था उसका मास बहुत प्रोटॉन के कंपैरिजन में था, और इसका मास अगर प्रोटॉन के कंपैरिजन में है, इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल अटैक कर रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल अटैक कर रहा है उसका मास ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है, मास ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल जो है विच इज सेम, नियरली सेम बोल सकते, विच इज नियरली सेम एज प्रोटॉन। तो उसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, देखो कि यहां से जो पार्टिकल बाहर निकल रहा है वो हेवी है। अगर यहां से पार्टिकल बाहर निकलने वाला हेवी है, इसका मतलब ये जो हमारे पास रेज है वो रेज भी हेवी है, वो रेज भी क्या हेवी है, और उनका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में ही है। फिर साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में है, बल्कि प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है, प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो अटैक करके यहाँ पे प्रोटॉन को बाहर निकल, इस तरह उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, आई रिपीट अगेन, देखो डिस्कवरी क्या था कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे और अल्फा पार्टिकल्स को अगर हमने बेरिलियम के प्लेट के ऊपर अटैक कर दिया तो बेरिलियम से एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकला। न्यूट्रल क्यों न्यूट्रल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, न्यूट्रल था। फिर ये न्यूट्रल रेडिएशन में उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया, पैराफिन वैक्स के ऊपर अटैक कर दिया। फिर पैराफिन वैक्स से जो पार्टिकल बाहर निकला उसका चार्ज पॉजिटिव था, मतलब वो प्रोटॉन था। कि इसका मतलब अगर ये पार्टिकल प्रोटॉन है, इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल अटैक कर रहा है
उसका मास भी प्रोटॉन के कंपैरिजन में होगा, बल्कि प्रोटॉन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर हेवी पार्टिकल बाहर निकला है तो इसका मास भी हेवी होना चाहिए। और फिर बाद में साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल का नाम दिया न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन मास। तो अभी मैं इसके बारे में चार्ज और मास इसका देखते हैं हम लोग। ओके, तो इतना ध्यान में रखना कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। और फिर उन्होंने सिंबल लिखा न्यूट्रॉन के लिए। सिंबल क्या लिखा? न्यूट्रॉन चार्ज इज 0, बिकॉज लेफ्ट लोअर साइड में हम लोग चार्ज लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? मास। ये मास, ये रहा हमारा न्यूट्रॉन का सिंबल, करेक्ट। द सिंबल फॉर द न्यूट्रॉन इज N, चार्ज इज 0 एंड मास इज 1। तो और एक्चुअली मास कितना था? द मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अगर किलोग्राम में कंपैरिजन करोगे तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन इन किलोग्राम अगर कंपैरिजन करोगे तो किलोग्राम में कितना था? 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, तो वी कन्वर्ट देम इनटू फॉर्म ऑफ AMU, और AMU में कितना आ रहा था? 1.00867 AMU। अब AMU को और क्या बोल सकते हो? U मतलब यूनिफाइड। तो देखो प्रोटॉन का मास कितना आ रहा था? 1.0067, और यहाँ पे कितना? सॉरी 1.0072 था। और न्यूट्रॉन का मास मतलब न्यूट्रॉन इज, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, बट न्यूट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन। और इस तरह से हमारे 3 पार्टिकल डिस्कवर हो गए। कौन से 3 पार्टिकल डिस्कवर करते? मतलब जो स्टार्टिंग में डाल्टन ने बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल, तो एटम इंडिविजिबल नहीं था। सॉरी मतलब एटम इंडिविजिबल मतलब एटम डिविजिबल था। और एटम्स के अंदर 3 कौन से पार्टिकल पाए गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आई विल जस्ट समराइज देम हियर। शॉर्ट में मैं समराइज कर तीनों पार्टिकल्स को, एंड देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द पार्टिकल name. The second we'll have here symbol. Then we'll have the next heading as a absolute charge, the exact charge in which unit coulombs. Then we have the relative charge, Then we have a symbol for charge. Then we have mass in kilogram. Then we'll have mass in unified. And then we have the approximate mass. Mass in unified. तो इतने सारे कॉलम्स है। I'll start one by one. थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट है, हम लोग स्लो जा रहे हैं। नॉर्मली आपको कोई भी एग्जाम में डिस्कवरी के बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ना है। तो नेम, तो सबसे पहला वाला हमारा पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था वो था इलेक्ट्रॉन। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या लिखते हैं? E माइनस। इलेक्ट्रॉन मतलब अगर कोई आपको बोले इलेक्ट्रॉन का सिंबल लिखो तो E माइनस, ये सिंबल है। ओके, एब्सोल्यूट चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस नेगेटिव होता है। कितना नेगेटिव था? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एग्जैक्ट चार्ज कितना है? माइनस नेगेटिव है। और कितना नेगेटिव है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट हमने इतना वैल्यू बोलने से अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं? -1। तो अभी हमें मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1 यूनिट है, -1 यूनिट मतलब हाउ मेनी कूलम? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू हमें लर्न करना है। ओके, सिंबल ऑफ रिलेटिव चार्ज। तो उसके बाद क्या हुआ? रिलेटिव चार्ज हुआ।
बात इलेक्ट्रॉन का सिंबल, चार्ज का सिंबल क्या लिखना है, ई लिखना है और माइनस। मतलब अगर हमें बोले इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है तो मैं सिंबल क्या लिखूंगा, ई मतलब चार्ज और निगेटिव। ओके, उसके बाद मास इन किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना था, 9.10938 इंटू 10⁻⁻31 kg। लेकिन आपको अगर इतना नंबर याद नहीं रहेगा तो आप इतना भी लिख सकते हो, 9.10 इंटू 10⁻31 kg। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल था तो इसलिए हमने कौन से में मेजर करते हैं, 0.0054 या 55 भी लिख सकते हैं AMU। बट अगेन ये बहुत ही जीरो है तो हम लोग इससे जीरो करते, डायरेक्टली जीरो ही करते हैं। मतलब किलोग्राम में भी बहुत स्मॉल है, करेक्ट। AMU में, यूनिफाइड में भी स्मॉल है तो डायरेक्टली हम उसको जीरो ही करते हैं। मतलब अगर हमें वो एक बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है तो मास है, लेकिन मास बहुत ही निग्लिजिबल। उसके बाद सेकेंड पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था वो था प्रोटॉन। प्रोटॉन, सिंबल ऑफ द प्रोटॉन इज P। चार्ज पॉजिटिव था और 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, करेक्ट। और रिलेटिव चार्ज, मतलब हमने इतना वैल्यू नहीं बोलेगा तो हमने क्या बोलेगा, +1। अगर मैंने बोला कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1 है, +1 मतलब हाउ मेनी कूलम, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन का सिंबल, मतलब अगर प्रोटॉन का चार्ज अगर मुझे बताना तो क्या लिखूंगा मैं, सिंबल ई, लेकिन क्या लिखूंगा, प्लस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये सिंबल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, -E, और अगर मुझे कोई प्रोटॉन का चार्ज बोलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस। ओके, प्लस ही। यस यस हर्ष, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? नो सर, नो। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए सिंबल क्या लिखोगे आप, -E। ऐसा कंफ्यूज मत ना, ई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, ये प्रोटॉन का सिंबल है, +E। आगे चल के हमें थोड़ा लगेगा, मतलब इसलिए ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंबल -E और प्रोटॉन के चार्ज का सिंबल +E। उसके बाद मास इन किलोग्राम, किलोग्राम में मास कितना था प्रोटॉन का, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो डिफरेंस पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का -31 kg था और प्रोटॉन का -27 kg था। मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन थोड़ा हेवी था। ओके, और AMU में कितना आ रहा था, 1.00727 AMU, और ये 1 पॉइंट समथिंग था तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली हमने कितना लिया, 1, करेक्ट। उसके बाद द थर्ड पार्टिकल जो डिस्कवर अभी रिसेंटली हुआ हमारे पास, तो हम लोगों ने अभी जिसके बारे में स्टडी किया, न्यूट्रॉन। द थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सिंबल इज स्मॉल n, देन द एब्सोल्यूट चार्ज, चार्ज नहीं है उसके ऊपर तो रिलेटिव चार्ज भी 0 आ जाएगा, और चार्ज के लिए कोई सिंबल भी नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं। लेकिन उसका मास देखो, प्रोटॉन का मास कितना था, 1.672 था, तो यहाँ पे 1.67493 इंटू 10⁻⁻27। दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम था, यहाँ पे 1.672 था, आगे भी नंबर है 1.6726 और ये 1.674 किलोग्राम। एंड दिस मेनी किलोग्राम मतलब कितना था, 1.00867, एंड 1.00867 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1। तो ये हमारे रिलेटिव। तो नॉर्मली जब हम लोग मतलब प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे तो वी यूज दिस, रिलेटिव चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं और रिलेटिव मास के बारे में बात करते हैं, रिलेटिव, ये हमारे पास। तो वी हैव डिस्कवर 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, यस कोई बोल सकता है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। यस, जेम्स चैडविक, करेक्ट। अभी न्यूट्रॉन का एक रिएक्शन में लिखने के लिए यहाँ पे भूल गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्शन कैसे आएगा न्यूट्रॉन का। आई जस्ट राइट हियर न्यूट्रॉन का रिएक्शंस। देखो उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम लिया था, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9, ये बेरिलियम है। बेरिलियम के ऊपर क्या अटैक किए थे, अल्फा पार्टिकल।
बेरिलियम के ऊपर क्या अटैक किया था, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल के लिए सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग, हीलियम लिखते हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग, हीलियम, चार्ज 2 एंड मास 4, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। ओके, तो ये बेरिलियम था, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल ने अटैक किया और हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन मिला था। क्या मिला था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब चार्ज 0, और न्यूट्रॉन का मास हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ये पार्टिकल निकला, लेकिन ये पार्टिकल के साथ, ये हमारा मेन पार्टिकल था जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और एक एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ था, और वो एलिमेंट था नाइट्रोजन, सॉरी सॉरी, वो एलिमेंट था हमारा कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना होता है, 12। ये हमारा रिएक्शन है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में आप स्टडी करोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, लेकिन अभी देखो बैलेंसिंग करो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, 4 + 2 6, तो यहाँ पे 6 + 0 6, ओके, और 9 + 4 9, ये पेज नंबर 2 है मेरा, कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पेज नंबर 2, 9 + 4 13, और 12 + 1 13। तो जैसे हमारे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बैलेंस होते हैं, यहाँ पे वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन भी बैलेंस होते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप जान नहीं सकते। यहाँ पे इतना ही था कि बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल अटैक करेगा तो बेरिलियम विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कार्बन, और उसमें से और एक पार्टिकल बाहर निकलेगा जिसके ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन उसका मास कितना था, 1 था अप्रोक्सीमेटली, और इस पार्टिकल को हमने नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस तरह न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग यू ऑल कि हमें डिस्कवरी के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। एट द मोस्ट खाली ध्यान में रखना है कि 3 साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने डिस्कवरी कर दिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग, अपना मेन चैप्टर का जो पार्ट है उसे हम स्टार्ट करेंगे अभी। द मेन टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, एंड द फर्स्ट हेडिंग वी आर हैविंग हियर इज, ये भी तुमने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, लेकिन ये चैप्टर एटॉमिक नंबर, और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट प्लीज सी दैट ये चैप्टर रीड करते रहो, कि ये चैप्टर आगे बहुत बहुत ऐसा डेप्थ में डिटेल में जा रहा है, बहुत मतलब ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि ये चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। इसलिए आगे चलते चलते ये जाके अगर जिसको ये चैप्टर अगर आ गया तो उसका आधा केमिस्ट्री मतलब फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। ओके, एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल इफ यू राइट हियर सम एलिमेंट लाइक इफ आई टेक कार्बन, एग्जांपल में कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट लोअर, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या आएगा, Z। एटॉमिक नंबर के लिए सिंबल क्या लिखोगे आप, Z। ओके, और यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, I'll just write here atomic number of carbon is 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, 6। मतलब हमारे पास जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतनी क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, और उतने ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, क्योंकि हमें मालूम है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव। लेकिन हमें इतना एक बात मालूम है कि कोई भी एटम में अगर आप स्ट्रक्चर जस्ट आपको तब डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई भी एटम अगर आप लोगे तो एटम के सेंटर में क्या रहेगा, न्यूक्लियस। मतलब अभी हमें मालूम है, तब उनको मालूम नहीं था, लेकिन एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन से 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें से प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, नो चार्ज। और यहाँ पे बाहर के शेल्स में या बाहर के ऑर्बिट्स में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो अगर हमने कोई भी एटम अगर ले लिया, कोई भी एटम ले लिया, तो एटम के सेंटर में रहेगा न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स रहेंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. ओके. और एटम के न्यूक्लियस के अलावा जो बाहर का पार्ट है उसमें कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उनका चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव. लेकिन एज आई सेड कि एटम का जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने उसके पास क्या रहेंगे? प्रोटॉन रहेंगे. उसके पास उतने ही क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो +6 एंड -6, तो एटम कैसे बनेगा? न्यूट्रल. तो एटम हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा बिकॉज एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहले डिफरेंस यही है कि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. मतलब न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है, न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे. करेक्ट. तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर देन? आप डेफिनेशन दो तरह से दे सकते हैं. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ protons present, total number of protons present in the nucleus. Total number of protons present in the nucleus of an atom is called as atomic number. Is called as a atomic number. मतलब अगर हमारे पास जितने प्रोटॉन्स रहेंगे, हमारे पास जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतना हमारा क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा. अगर ये हमारा डेफिनेशन है. सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. प्रोटॉन कहाँ पे रहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे. और जितने हमारे पास प्रोटॉन रहेंगे उतना हमारा क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा. बट कोई ऐसे भी डेफिनेशन दे सकता है, द टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट मैंने यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग लिखा. The total number of electrons present in the nucleus of an atom, total number of total number of electron present in the कहाँ पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन? outermost or या outermost orbit या extra nuclear region. एक्स्ट्रा मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है, एटम में दो पार्ट है. एक पार्ट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का बाहर का भाग. तो न्यूक्लियसच्या बाहेरचा जो भाग आहे त्याला काय म्हणतो आपण? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर region. The total number of electron present in the extra nuclear region of an atom is called as atomic number. Is called as atomic number. मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन हम दो तरीके से बोल सकते हैं. अगर हमें प्रोटॉन मालूम है कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर तो मुझे एटॉमिक नंबर पता चलेगा. अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में तो भी उसका एटॉमिक नंबर पता चलेगा. And I can find out the atomic number of an element either from knowing the number of proton or by knowing the number of electron present in an atom. Okay? अगर मुझे बोला कि मेरे पास 6 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 6 बनेगा. अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो एटॉमिक नंबर 6 बनेगा. Okay? I'll just take one more example and then we'll go for the next step. Suppose I will take here example sodium. Sodium का symbol Na, atomic number 11. तो अगर मैंने बोला कि सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है, atomic number is given by which symbol? Z. Z is the symbol for atomic number. Okay, atomic number Z. And atomic number कितना आ रहा है? 11 आ रहा है. और जितना हमारा एटॉमिक नंबर रहेगा उतने हमारे पास क्या रहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11, करेक्ट। खाली प्रोटॉन कहाँ पे रहेंगे, दैट दे विल बी इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। आई विल रिपीट, व्हाट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है, मतलब न्यूक्लियसच्या बाहेरचा भाग, the region around the nucleus is called as, around the nucleus, the region around the nucleus in which we get electron. तो हमें इतना ध्यान में रखना कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, और उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब अगर मुझे एटॉमिक नंबर मालूम है, मैं प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोल सकता हूँ। और अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, तो भी मैं एटॉमिक नंबर की बात करूंगी। मतलब अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल इफ आई से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 30, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमारे पास 13 है तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा, फिर एटॉमिक नंबर is given by the symbol Z is equal to 30. Yes, तो हम लोग दोनों तरह से बोल, ये हमारा एटॉमिक नंबर कंसेप्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, मुझे कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एटॉमिक मास नंबर। Atomic mass number. The next concept we are having here is atomic mass number. Atomic mass number क्या है, देखो। Atomic mass number is given by the symbol A. तो सबसे पहले आप सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना। तुम लोग बोलोगे एटॉमिक नंबर पहले क्या, मतलब उसका सिंबल ए आना चाहिए था क्या, नहीं। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है, करेक्ट, और एटॉमिक मास नंबर का सिंबल A है। अभी व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर हियर, तो यहाँ पे देखो, मैंने एक अभी कंसेप्ट बोला था, अगर ये एटम है तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को एक साथ अगर कंबाइन करेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर एक साथ मिक्स करोगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन। मतलब आई कैन से न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आई कैन से प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। और कोई स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, मतलब अंडरस्टूड है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियॉन। और ओके, एंड दिस न्यूक्लियॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एटॉमिक मास। क्योंकि बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन मास के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन एटम के मास के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है। तो हमारे एटम का मास किससे बनेगा, फिर हमारे एटम, देखो एटम में 3 पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। तो फिर एटम का मास किसके कारण बनेगा, एटम का मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। और दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, करेक्ट। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, it is the atomic mass number, it is the total number of protons and total number of protons and neutron present in the nucleus of an atom. Is the total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called as a atomic mass number. और ऐसे भी आप बोल सकते हो, it is the total number of न्यूक्लियॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जगह आप क्या बोल सकते, न्यूक्लियस, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ
एन एटम। तो अगर हमें कोई डेफिनेशन बोलेगा कि एटॉमिक मास नंबर का डेफिनेशन बोलो, तो व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज द एटॉमिक मास नंबर, और it is a total number of nucleon present in the nucleus of an atom are called as the atomic mass. Now I'll take the example. Suppose I say carbon atomic number is 6 and atomic mass number is 12. या आप सिंपली मास नंबर भी बोल सकते हो, मतलब आप एटॉमिक मास नंबर बोलो या खाली मास नंबर या एटॉमिक मास बोलो तो भी चलेगा, एटॉमिक मास नंबर बोलोगे तो भी चलेगा, करेक्ट? तो एटॉमिक मास 12 है। अब एटॉमिक मास 12, ये 12 मतलब क्या है? व्हाट इज मास नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, करेक्ट? सो आई कैन से हियर एटॉमिक मास नंबर, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं। और सिंपली आई कैन ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक मास, ऐसे भी बोल सकता हूं, इज इक्वल टू 12। मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 आ रहा है, ओके? कार्बन का एटॉमिक मास 12 आ रहा है, करेक्ट? एंड व्हाट इज सिंबल फॉर एटॉमिक मास? ए। एटॉमिक मास 12 आ रहा है, और ये एटॉमिक मास किसके कारण बना है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है, करेक्ट? एटॉमिक मास किससे बना हुआ है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना है। तो आई कैन से हियर एटॉमिक मास ए, ओके? और एक मिनट इससे पहले, और एक एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन protons plus number of neutrons। तो हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास, एक्चुअली यहां तक हम लोग एटॉमिक मास नंबर बोलेंगे, लेकिन आगे चलकर हम लोग एटॉमिक मास ही बोलेंगे। एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू व्हाट? इसका डेफिनेशन है, हमारा एटॉमिक मास नंबर किससे बना हुआ है? एटॉमिक मास नंबर किससे बना हुआ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है, करेक्ट? सो एटॉमिक मास नंबर इज मेड अप ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, करेक्ट? सो एटॉमिक मास नंबर ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग? पी, पी, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए सिंबल क्या लिखते हैं? एन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सिंबल एन है, कैपिटल एन, करेक्ट? लेकिन हमें मालूम है मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर द सेम। मास ऑफ द प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ, और एक ये बाद में लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू पी इंटू एन, और पी नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन? नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां से हमें पता चलते हैं? एटॉमिक नंबर से पता चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पी की जगह क्या लिखूंगा? जेड लिखूंगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? ए इक्वल टू जेड। अगर मुझे प्रोटॉन फाइंड आउट कर दो, मुझे क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो जेड इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने ही क्या रहेंगे? प्रोटॉन रहेंगे, और प्लस एन। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए बना? एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस एन, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, करेक्ट? तो ये मालूम है जेड इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर स्टैंड्स फॉर व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड एन मतलब व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मैंने इसके यहाँ पे मतलब अगर मैंने कार्बन का एटॉमिक मास 12 बोला, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसका मतलब कार्बन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 12 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 12 है। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच फॉर्मूला? एन। सो देयरफॉर एन इज इक्वल टू, खाली से चेंज करो, एन अगर मुझे क्या आएगा? एन इज इक्वल टू व्हाट? ए माइनस जेड। तो इस तरह से अगर हमें कोई एटम दिया रहेगा, तो एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने, हमें फाइंड आउट कर। कैसे न्यूट्रॉन करना है? ए माइनस जेड। ए मतलब व्हाट? एटॉमिक मास नंबर, एंड जेड मतलब व्हाट? एटॉमिक नंबर। तो अगर आप एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर अगर माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा, ओके? अभी देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है,
तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे फिर? न्यूट्रॉन 12 माइनस 6, 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था 6। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गया एटॉमिक मास नंबर का। एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन द, सॉरी, पहला डेफिनेशन क्या था? एटॉमिक मास नंबर का डेफिनेशन क्या था? इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियॉन, करेक्ट। एटॉमिक मास नंबर का सिंबल A और 12, और यहाँ पे ऊपर, करेक्ट। एंड एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ से पता चलते हैं हमें? एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z। तो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस N। तो फिर मुझे एटॉमिक मास नंबर पता है, मुझे Z पता है, तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? N। N इज इक्वल टू व्हाट? A माइनस Z। तो इस तरह से कोई एटम अगर हमें दिया रहेगा और एटम का अगर हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर अगर मालूम रहेगा, तो उस एटम का हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसके ऊपर थोड़ा एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबको मास नंबर समझ में आ गया? Yes, sir. कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है। एटॉमिक मास नंबर 12 मतलब उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 12 आएंगे। ओके, okay, just take one example here. One. अगर आपको एलिमेंट का सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज, अगर मुझे कोई एलिमेंट का सिंबल, तो सिंबल में कैसे बताऊंगा एलिमेंट का? एक्स मतलब एलिमेंट, और एक्स के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लोअर साइड में क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। लेफ्ट लोअर साइड में क्या आएगा? एटॉमिक नंबर, और लेफ्ट अपर साइड में क्या आएगा? मास नंबर। सो दिस इज द वे वी कैन डिनोट द सिंबल। मतलब अगर मुझे कोई एलिमेंट का सिंबल बताना है, तो उसके लेफ्ट लोअर साइड में क्या आएगा? एटॉमिक नंबर, और लेफ्ट अपर साइड में क्या आएगा? एटॉमिक मास नंबर। मतलब अगर इसमें मैंने लिखा कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास नंबर 12। अगर मैंने लिखा यहाँ पे बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास नंबर 9। ऑलवेज दिस इज द वे वी राइट डाउन द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट का अगर सिंबल लिखना है, तो उसके लेफ्ट लोअर साइड में एटॉमिक नंबर आएगा और लेफ्ट अपर साइड में एटॉमिक मास नंबर आएगा, करेक्ट। सो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट द सिंबल। नाउ विल टेक वन example. Find out number of protons, electrons and neutrons in the argon, and the given atomic number is 18 and atomic mass number is 40. तो उन्होंने आर्गन दिया है सिंबल। हमें मालूम है यहाँ पे कि लेफ्ट लोअर साइड में क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा, और लेफ्ट अपर साइड में क्या रहेगा? एटॉमिक मास नंबर रहेगा, करेक्ट। तो ये हमारा आर्गन है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि आर्गन का Z मतलब एटॉमिक नंबर 18। एटॉमिक नंबर अगर 18 है, I'll write here, एटॉमिक नंबर अगर 18 है, तो एटॉमिक नंबर अगर 18 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने आएंगे? यस, करेक्ट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18. यस, करेक्ट, वेरी गुड, 18, करेक्ट। तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने हमारे पास प्रोटॉन्स है, उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। फिर अभी ए मतलब व्हाट? ए इक्वल टू 40। 40 में उससे क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास नंबर। खाली ये चैप्टर में उसको एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, आगे चलकर हम लोग एटॉमिक मास ही बोलेंगे। एटॉमिक मास नंबर इज 40। फिर हमें मालूम है न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z।
न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, A माइनस Z। तो A हमारे पास 40 है, Z एटॉमिक नंबर 18 है, तो 40 माइनस 18 अगर करोगे तो हाउ मच वी गेट हियर, 22. The number of neutron are 22. So here we got number of neutrons are 22. Number of neutrons are 22. Correct? तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर अगर मालूम है तो we can calculate the number of protons and electrons and we can also calculate the number of neutrons. Okay? एक मिनट में और इसके ऊपर कोई दूसरा एग्जांपल है क्या देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 5 एंड इन दैट ए, क्वेश्चन नंबर 5 इन दैट ए क्या है देखो क्वेश्चन, इफ एन एलिमेंट x है, if an element x has mass number 11, उसका mass number 11 है and it has 6 neutrons, पर 6 neutrons है, then write its representation. Then write its representation. मतलब उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक x एलिमेंट है, x एलिमेंट का मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर मतलब a दिया हुआ है, 6 न्यूट्रॉन है, then write down its representation. करेक्ट? तो अगर मेरे पास मास नंबर मतलब उन्होंने क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a इक्वल टू 11, 6 न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं, 60. So I can use the formula number of neutron n equal to what, a minus z. Okay, न्यूट्रॉन मालूम है 6 है, a 11 है, मुझे z कैलकुलेट करना. तो therefore z is equal to, अगर मैं करूंगा तो z यहाँ पे चला जाएगा, तो 11 minus 6 equal to what, 5, and z is the atomic number. तो यहाँ पे देखो उन्होंने एलिमेंट का सिंबल क्या दिया हुआ, x दिया, x एलिमेंट x दे, कौन सा एलिमेंट नहीं पूछा, x. z मतलब एटॉमिक नंबर इज 5 एंड मास नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ 11 है, तो मास नंबर 11, तो ये हमारा एलिमेंट पूछा. और अगर उन्हें बोले ये कौन सा एलिमेंट है वो बता दो, तो हमें मालूम है एटॉमिक नंबर 5 कौन से एलिमेंट का है, बोरॉन का. दिस एलिमेंट इज बोरॉन. समटाइम दे आल्सो आस्क, क्योंकि एक बार हमें एटॉमिक नंबर पता चला कि एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर 5 इज व्हिच एलिमेंट, बोरॉन. सो बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5 एंड मास नंबर इज 11. ओके, ये हमारा एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे जो आपके साथ शेयर करता हूँ. ये दो क्वेश्चंस जो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैच द कॉलम. लेफ्ट साइड में एलिमेंट दिए हुए हैं और राइट साइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया. तो आर्गन का न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, a माइनस z. तो आर्गन के लिए क्या आएगा, 40 माइनस 18 करोगे तो 22 आएगा न्यूट्रॉन. कार्बन के लिए न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8. पोटेशियम के लिए न्यूट्रॉन कितने आएंगे, पोटेशियम के लिए न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 40 माइनस 19. यस. नाइट्रोजन के लिए न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 7. करेक्ट. तो इस तरह का न्यूमेरिकल है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो. मैं एक होमवर्क के लिए आपको ये बोल देता हूँ, ठीक है. ओके. और दूसरे में थोड़े सीईटी के क्वेश्चंस भी आपको देने वाला हूँ. मैं अभी तक के मैंने नहीं क्वेश्चन दिया कि अभी तक के पार्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं थे. आज के बाद में क्वेश्चंस तुम्हें दे दूंगा और एक पूरा पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा. उसमें से आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं बोल दूंगा. खाली वो क्वेश्चंस कर लेने का, अगर कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ सकते हैं.
ठीक है, आज हम लोगों ने क्या किया, 3 टॉपिक किए। आज के लिए होमवर्क क्या रहेगा आपका, एक ही क्वेश्चन है, एक मिनट में बोलता हूँ होमवर्क। होमवर्क एक ही है, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, देखो मैं मेक द पेयर्स में था। यहाँ पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक, करेक्ट। और ये दूसरा, एक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 into 10. करेक्ट। तो ये 2 हमारे पॉइंट हो गए, बाकी के पॉइंट आगे वाले लेक्चर में करूंगा। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, और उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर हुआ। देखो चैप्टर थोड़ा स्टार्टिंग में इजी लग रहा है, आगे चल के ऐसे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट और इन डेप्थ में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का पार्ट आप रीड करते रहो। किसी को कोई डाउट वगैरह है, पूछना है किसी को कुछ, सर याचे